आपकी ग्रिप कंट्रोल करती है। सारा ज़िंदगी आप हाथ से ही काम करते हैं, वो उसी पे दारोमदार है, डिपेंडेंसी उस सही है। वहाँ तब भी तो आपके हाथ में दर्द होगा, हाथ सुन हो जाएगा, या सुबह उठे तो उंगलियाँ सुन होंगी। पहली जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कायरो है। वो लिटा के चेक करेगा, हाँ पाँव छोटे बड़े तो नहीं हो गए, पेल्विक टिल्ट तो नहीं हुआ इसका। तो हमारा गेम सारा 15 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक का गेम है सारा। हम कभी भी हड्डी में जोर नहीं देते, नेवर एवर। अगर वो हटा हुआ है तो हम अलाइन कर देंगे, ऐसा हटा हुआ है तो हम ऐसे अलाइन करेंगे उसको, क्योंकि हमारा पता नहीं लोगों को। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारे वेब। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को, अपनी बोन के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। चाहे वो आप ऑफिस में बैठ के कर रहे हो काम, या कोई और ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड या दूसरी हड्डियों की जो अलाइनमेंट है वो आउट हो जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आपके जिस्म में भी पैदा हो जाती है और आपको डेली रूटीन के जो काम है वो तक करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तमाम चीज़ों के हल के लिए कायरोप्रैक्टिक थेरेपी एक चीज़ होती है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत नई है, अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये एक ऐसी थेरेपी है जिससे आप बहुत सारे ऑपरेशन से बच सकते हैं, अपनी हड्डियों की अलाइनमेंट को सीधा कर सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीमुद्दीन, जो कि हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक में होते हैं। इनसे पूछते हैं कि कायरोप्रैक्टिक थेरेपी होती क्या है और इनको किन पेशेंट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक छोटा सा मैं चाहता हूँ आप ब्रीफ इंट्रो दे दें कि कायरोप्रैक्टिक थेरेपी आखिर है क्या। बहुत यूनिक तरीका इलाज है। कुछ लोग इससे घबराते भी हैं बाज़ औक़ात कि ये किस तरह की मोड़ तोड़ जा रही है हमारे जिस्म के साथ। बेसिकली होता ये है कि कहीं कहीं हमारी नर्व कॉम्प्रेशन हो जाती है, जिसे आप पिंच नर्व भी कह सकते हैं, और वो ज़्यादातर 90% आपके बैकबोन में ही होती है, जहाँ आपके वर्टिब्रा हैं, मोहरे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में तकरीबन 34 वर्टिब्रा हैं और हर दो मोहरों के बीच में, वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है जो एक्चुअल बोन से तो नहीं लेकिन कार्टिलेज से बनी होती है, जिसे जेल लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। वो अगर डिस्प्लेस हो जाए और बैकवर्ड हो जाए, पीछे की तरफ झुक के वज़न उठाने से या एक्सीडेंट से या नरम जगह सोने से, पुराने गद्दे स्प्रिंग मैट्रेसेस वगैरह या चारपाई होगी जो ढीली हो, ऐसी चीज़ें मिसअलाइन कर देती हैं बॉडी को। या झुक के कंप्यूटर पे सारा दिन 8-8 घंटे की शिफ्ट, 12-12 घंटे लोग कंप्यूटर पे, खासकर आजकल जो ट्रेंड है, बच्चों ने घरों में गेमिंग जोन बनाया हुआ है और झुके रहते हैं इस तरह, तो गर्दन और बैकबोन बहुत इफेक्ट हो रही है। पॉस्चर का गलत होने से भी होता है। अल्टीमेटली डिस्क बल्ज हो जाती है, दब जाती है, फैल जाती है और पीछे की तरफ प्रेशर दे जाती है, निकल आती है, यानी वो एक तरह से हर्निएट हो रही है। एक होती है सालिम डिस्क हर्निएट उठाना, वो भी कैसे, वो चुक पड़ना कहते हैं उसको। वो क्रिकेटर्स को, या जैसे शॉट मार के घूम गए, या गोल्फ प्लेयर है, या वोट्स एवर कोई भी एक्सीडेंटल सिचुएशन हो जाती है, जब हो जाता है। लेकिन मेरे पास जो केसेस आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, उनमें 90% डिस्क बल्ज के केसेस होते हैं। जैसे वो पीछे की तरफ उसका मांस सिरकता है, नस दब जाती है, शारीरिक नर्व की बात कर रहा हूँ। अक्सर लोगों की अंडरस्टैंडिंग इसमें मैच्योर नहीं है। मैं सबको ये समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, वैसे भी पेशेंट्स को वर्बली और चैनल्स के थ्रू भी, कि दो तरह के सियाटिका इंसान में है, एक गर्दन का और एक कमर का। गर्दन में अगर नस दब गई आपकी, जिसमें मेन तो सियाटिक नर्व ही है, लेकिन उसमें उल्नर, रेडियल और मीडियल भी शामिल है, जो उंगलियां कंट्रोल करती है, आपकी ग्रिप कंट्रोल करती है। सारा ज़िंदगी आप हाथ से ही काम करते हैं, वो उसी पे दारोमदार है, डिपेंडेंसी उस सही है। वहाँ दब गई तो आपके हाथ में दर्द होगा, हाथ सुन हो जाएगा, या सुबह उठे तो उंगलियाँ सुन होंगी और आपको लगेगा कि हाथ है ही नहीं आपका। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा कॉमन है वो कमर का है। कमर में नस दब जाती है कोई भी जोर वाला काम करने से, टांग में दब जाता है, तो पूरी टांग गई आपकी, और अगर आपने इलाज नहीं कराया तो 1.5-2 साल के अंदर दूसरी टांग में गई आपकी। अल्टीमेटली माजूरी की तरफ आ जाते हैं लोग। अच्छा, मैंने देखा काफ़ी सारे कायरोप्रैक्टर्स जो हैं वो छेनी हथौड़ी से भी कर रहे होते हैं, तो वो क्या चीज़ है, उसको कितना पेशेंट पे कितना असर करता है? क्योंकि आप सर्जरी से अगर बच रहे हैं तो ये तो ज़्यादा खतरनाक है। छेनी कहीं मतलब नहीं, बेसिकली वो एक वुडन टूल है, छेनी नहीं है। हाँ। और वो हैमर भी रबर के या सिलिकॉन के होते हैं। अच्छा। इसे ASMR कहते हैं, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। ठीक है। हमारे हाथों की बनावट कहीं कहीं तो फिट होती है बॉडी पे अलाइनमेंट के लिए, लेकिन कहीं कहीं हमें पंच बना के ही करना पड़ता है, तो बेहतर है कि एक रबर का हैमर ले लिया जाए। ठीक है,
तो उसमें होता ये है कि जहाँ डिस्क का इश्यू है वहाँ मैं कैरोप्रैक्टिक गन यूज़ करता हूँ, जो एक ब्लैक वाली आपने मेरी वीडियोस में देखी होगी और अभी देखी होगी जब मैं पेशेंट में काम कर रहा था। और कुछ जगहों पे हमने उसको मैनुअल किया हुआ, क्योंकि मशीन की एक नापी तुली ताकत है। कहीं कहीं ऐसा पेशेंट भी है जिसकी सिर्फ डिस्क बाहर नहीं, उसका पूरा मोहरा आउट है और पीठ पे अगर हाथ फेर तो लगता है कोई दो चीज़ें बोन स्ट्रक्चर बाहर, जो फेसेट जॉइंट है वो कांटे जो होते हैं बैक साइड पे वो बाहर की तरफ दिखते हैं, तो वहाँ पर हमें हैमर यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइए कि जब भी कोई आपके पास पेशेंट आता है वो क्या चीज़ें लेके आता है? जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, उनको एमआरआई दिखाना पड़ता है, डायग्नोज करना पड़ता है, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कैसे पता चलेगा कि जी मुझे कायरोप्रैक्टर के पास जाना है या मुझे न्यूरो के सर्जन के पास जाना है या कहाँ जाना है? ऑब्वियसली डॉक्टर सजेस्ट करते होंगे, बट एक होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट होते हैं, उनका ये होता है मसला कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा होता, बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, बिल्कुल कैसे पता चलेगा? अच्छा, डायग्नोसिस भी असल कमाल तो वही है, डायग्नोसिस क्या चीज़ है, मैं उसी को मानता हूँ डॉक्टर जिसका डायग्नोसिस सही हो। जब तक जड़ रूट नहीं पता होगी, रूट कॉज का नहीं पता, तो आप इलाज कर ही नहीं सकते, कितना भी उछल लो, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स के अंदर सबसे पहले एमआरआई है मेनली, 99% एमआरआई ही करवाता हूँ या करवा के आते हैं लोग मेरे पास। सेकेंड नंबर पे जहाँ काइफोसिस है, जैसे पेशेंट परमानेंट झुक गया, लॉक हो गया, या स्कॉलियोसिस है, स्कूल का भारी बैग बच्चे उठा रहे हैं आजकल, शेड्यूल वाइज नई किताबें डाली जाती है तो वो टेढ़े हो जाते हैं परमानेंट। माँ बाप को बहुत 4-5 महीने बाद पता चलता है कि ये टेढ़ा बैठता नहीं है, ये टेढ़ा खड़ा नहीं होती तो है ही टेढ़ा। हाँ, सही है, एग्जैक्टली। तो वहाँ पर पहला तो वो लोग यही करते हैं क्योंकि हमारा पता नहीं लोगों को, तो वो न्यूरो फिजिशियन पहले तो ऑर्थोपेडिक के पास चले आते हैं, वो बेचारा पेन किलर देता है, फिजियोथेरेपी बता देता है, न्यूरो के पास जाते हैं क्योंकि बच्चों को पेन रिपोर्ट होते हैं जो पेन किलर से नहीं जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं किसी तरह, फिर आखिर में अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता बात में न्यूरो सर्जन तक पहुँचती है। लेकिन इस प्रोसीजर में 1.5-2 साल ज़ाया होते हैं मरीज़ के। सही है। हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ये कि अगर लोगों में अवेयरनेस है, जैसे बाहर के कंट्रीज़ में फर्स्ट करें आपका एक छोटा सा बाइक एक्सीडेंट हो गया, सही है, सबसे पहले आपको फर्स्ट एड दी जाएगी, खून बंद किया जाएगा, ये टाँके लगे, उसके बाद पहली जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कायरो है, वो लिटा के चेक करेगा, हाँ पाँव छोटे बड़े तो नहीं हो गए, पैल्विक टिल्ट तो नहीं हुआ इसका, इसकी नेक को दाएं बाएं घुमा के देखो, इसकी क्लेविकल सही काम कर रही है, हाथ उठा के देखो, अगर अलाइनमेंट नहीं है तो अलाइन करेगा, उसके बाद फिर वो फिजिशियन के पास भेजेगा जो उसको लिखेगा दवाएं शवाएं, और इवन के फिर पूरी लाइन चेन चलती है, इनकी लाइन ऑफ चेन इस तरह वहाँ चलता है। अच्छा, मैंने देखा है कि कायरोप्रैक्टर जितने भी होते हैं वो पेशेंट को बड़ा झटके वटके जोर दे रहे होते हैं, तो कुछ लोगों के अंदर कैल्शियम की भी कमी होती है, विटामिन डी की भी कमी होती है, इसका ध्यान रखने के पता चले हड्डी टूट जाए बंदे। देखें, पूरी एक स्टडी है, ये एक डिग्री है, कोई डिप्लोमा नहीं 6 महीने 2 साल का, और अब तो करना भी मुश्किल है, 4 करोड़ से ऊपर का डिग्री हो, पाकिस्तान से बाहर जाओ वहाँ रहने और खाने का खर्चा अलग, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में गिनती के 4 हैं कायरोप्रैक्टर जो जिनके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, इसमें सारी मेहनत हमारी प्रैक्टिकल में ही है। हमारा थ्योरी होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना MBBS वालों का होता है, हमारा ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है। उसमें ये भी दिखाते हैं कि अगर कि खातून है जो 55+ है और ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार है, हड्डियों का भुरभुरापन जिसे कह लें आप, उनका अलाइनमेंट करना है तो कैसे करना है। हम कभी भी हड्डी में जोर नहीं देते, नेवर एवर, हमारा काम जॉइंट के ऊपर है, अगर वो हटा हुआ है तो हम अलाइन कर देंगे, ऐसा हटा हुआ है तो हम ऐसे अलाइन करेंगे उसको, ठीक है, उसके एंगल्स के ऊपर। तो हमारा गेम सारा 15 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक का गेम है सारा। पहलवान कहते हैं, जर्रा कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं इनके। तो कायरोप्रैक्टिक जो है वो उससे रिलेटेड है या वो मेथड भी ठीक था लोगों को, क्योंकि नहीं पता होता कि अगर हाथ उतर गया तो हमें कायरोप्रैक्टिक के पास जाना चाहिए, उस जर्रा के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना, क्या करना चाहिए? वो पहलवान, जर्रा, आज़ाबन जो भी कहलाते हैं वो अपने हिसाब से बड़े जोर बिठाते हैं, जैसे घुटना है, कंधा है, कलाई है, उंगली है, यानी उनका काम बोन का है, जैसे ऑर्थोपेडिक का है, उनका डीलिंग स्पाइन में नहीं था जो हमारी डीलिंग है ना। है। हमारे पास इसकी पूरी एक थ्योरी है ना कि स्पाइन में कौन सी नर्व दबेगी तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे C3 गर्दन में 7 मोर हैं, उनमें से C3 है, ये अगर दब गया यहाँ से प्रेस हुआ तो आपको वर्टाइगा होगा, चक्कर आएंगे, और उससे नीचे अगर T2 T3 दबेगा तो सांस में घुटन हो गया, आपको लगेगा अस्थमा के सिम्टम्स हैं। और अगर C6 C5 में कंप्रेशन आया तो आपको क्या होगा, आपके उल्टे हाथ में दर्द जाएगा और आप ECG कराते फिर रहे होंगे, तो मेरा हार्ट का इशू है, तो नहीं ना, एक अटैक आ रहा है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो आपको सिम्टम्स ऐसे आएंगे कि वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। वो सब स्पाइन से आते हैं, मेन आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ही वहीं से है, और जितनी नर्व्स हैं जो शैडिक नर्व के हिस्से हैं, वेगस नर्व है मिसाल के तौर पे,
उन सब में ब्लड नहीं होता, सब में करंट आता है। हाँ सही है। द वे यू वर्क कि उठना भागना कैसे, पकड़ना कैसे, लिखना कैसे, जंप कैसे लगानी है, ब्रेन का ऑर्डर है और पहुंचेगा कैसे आपके ऑर्गन्स तक, थ्रू नर्व्स। ठीक, बहुत सारे लोग हैं जो पैरालाइज हो जाते हैं, एक हाथ काम करना छोड़ देता है, एक लेफ्ट साइड या राइट साइड जी। या फिर किसी और चीज़ की वजह से। तो उसके अंदर डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहे होते हैं उनको कि भाई आप जाएं फिजियोथेरेपी कराएं, डेली ये करें, ये दवाइयाँ खाएं। तो देखा ये गया है बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर कि उनके बेहतरी भी आई, उनके काम वाम भी करने बिल्कुल लगे। ऐसा होता है। तो कायरोप्रैक्टिक जो है वो इसके अंदर भी हेल्प करता है या नहीं करता? स्ट्रोक के या पैरालाइज के या फालिज के पेशेंट कह लें, वो हम लोग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप सोचें और देखें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि स्कल का इनका सीटी स्कैन लिया जाता है तो आपके ब्रेन में धब्बे दिखते हैं, यानी ब्लड क्लॉट के, ब्लड क्लॉट्स दिखते हैं, जैसे वो हेमरेज तो नहीं होता लेकिन क्लॉट स्ट्रोक्स हो जाते हैं। हाँ, उस वजह से अगर राइट पे हुआ स्ट्रोक, सर्कुलेशन रुकी तो आपका लेफ्ट धड़ नकारा, अगर ये चीज़ लेफ्ट पे हो गई तो राइट काम नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। जी। तो इसको तो हम ब्रेन में या स्कल में झटके देके कुछ नहीं कर सकते, वहाँ जोड़ तो नहीं है, ब्रेन अंदर से तो लिक्विड फॉर्म में ही है, बाहर आके हमें लगता है जमा हुआ लेकिन अंदर वो लिक्विड की तरह ही है, उसको समंदर जैसे होता है। तो उसमें हमारा केस बन नहीं रहा, तो वो हमारा डोमेन आ नहीं रहा। हाँ, फिजियोथेरेपी हम खुद कहते हैं जाओ करा लो, लेकिन अगर यही फालिज का बंदा घर में चलते चलते गिर गया, कुछ टेढ़ा हो गया, कोई चीज़ जगह चढ़ गई, तो लोग मेरे पास लेके आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो स्पाइन है ना हमारी, ये मतलब बहुत ही कोई नाजुक चीज़ कह लें, बहुत या ऐसी चीज़ कह लें कि जिसको अगर थोड़ा छेड़छाड़ हुई तो ज़िंदगी भर आप माजूर पड़े रहेंगे, फ्रेजाइल है बहुत। तो इसमें कायरोप्रैक्टिक में कितना रिस्क है, या इसको कितने % आप कहते हैं कि रिस्क है कि भाई ये कायरोप्रैक्टिक करवाना सेफ है नहीं सेफ? अगर आप जाली डॉक्टर के पास चले गए जो सिर्फ फिजियोथेरापिस्ट था और किसी और की वीडियोस देख के काम कर रहा है, तो आप 100% रिस्क पे हैं। आपको सर्च करना है कि कौन क्वालिफाइड है, कौन सच में कायरोप्रैक्टर है और उसका बैकग्राउंड क्या था। ऐसे तो नहीं कि वो किसी कायरोप्रैक्टर का असिस्टेंट था और अब अपना खोल के बैठ गया क्लिनिक। सही, मेरे साथ ये हुआ है, जहाँ लोग हेल्पर थे, बाद में उन्होंने कि मच्छर कॉलोनी जैसे एरिया में क्लिनिक खोला, फिर वो बड़ा एक लंबा किस्सा हुआ था, वो बंद करवाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो हमेशा चेक करें कि कौन, किसका बैकग्राउंड क्या है, कब से काम कर रहा है, कौन उसको जानता है, एफिलिएशन क्या है, हर चीज़ पता करें और प्रॉपर कायरोप्रैक्टर के पास जाए, वरना वो केस बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगाएगा आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स कह रहा हूँ, कुछ लोगों को देखा हमने, मैंने खुद भी ये करता हूँ, कभी कभी यूँ करते हैं कड़कड़ कड़कड़, यूँ करते हैं कड़कड़ कड़कड़, हाथ अंगूठा ये पैरों के सारे कड़ाके निकाल देते हैं। किसी मालशी के पास जाएं, वो भी आपके सारे कड़ाके निकाल देता है। जी जी। तो ये क्या है? हमारे अंदर तो कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ गिटार विटार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तो ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं, ये क्या चीज़ है? बेसिकली हर जोड़ के बीच में एक सिस्टम है सर्कुलेशन का, फ्लूइड सर्कुलेशन का। हड्डियों के अंदर भी नालियाँ हैं, नलकियाँ हैं, वो भी तो ग्रो होती हैं। बच्चे की हड्डियाँ छोटी, बड़े की लंबी हड्डियाँ, बड़ी हड्डियाँ, तो उनकी भी ग्रोथ है, वो भी जिंदा है ना टिश्यूज़ की तरह। तो नाइट्रोजन बबल अपना रोल प्ले करते हैं वहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर। नाइट्रोजन बॉडी के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन उसके बबल फॉर्मेशन के अंदर वो कहीं ना कहीं अटक भी जाते हैं। जैसे हमने कोई काम किया तो बिल्डिंग तो बना, लेकिन जो नीचे सीमेंट पड़ा वो साफ करने वाला वो सूख के वहाँ जगह बना लेगा और चलने फिरने में टांग में आपके तंग करेगा, डिस्कम्फर्ट कर देगा। तो जब नाइट्रोजन हम जब कोई मूवमेंट देते हैं जोड़ के अंदर, ट्रैक्शन दे दें या ट्विस्ट कर दें, तो कड़क करके आवाज़ आती है। और नाइट्रोजन बबल हम बेसिकली रप्चर कर देते हैं ताकि वो गैस निकल के ब्लड में चली जाए, तहलील हो जाए और बाद में एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है, तो जब तक वो नाइट्रोजन बबल फंसा रहेगा या बॉडी में रहेगा तो वो पेनफुल जॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे रिमोटाइड जॉइंट्स में पेन होता है, ये वैसा ही है। उस बबल के फटने की आवाज़ को आप कहते हैं कड़ाका या क्रैक साउंड, ये है इसकी डेफिनेशन। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो इलाज कराना चाहते हैं तो कहाँ आ सकते हैं, कहाँ रब्ता कर सकते हैं? आपकी क्लिनिक का? मेरा क्लिनिक का नाम है हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक, बेंगलुरु नंबर A437, 437 ब्लॉक 1, वेरी नियर टू दैट कामरान मार्केट, बिल्कुल सामने ही है उसके, बहुत ईजी है। और नंबर है मेरा 0304 2357 261। तो ये कभी इरफान उठाते हैं, कभी मैं उठा लेता हूँ फ़ोन। ठीक है, ज़बरदस्त, ईजी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब टाइम देने के लिए, मोस्ट वेलकम। और जितने लोग मुझे वहाँ देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर आपको कोई भी स्पाइन का मसला है या स्पाइनल कॉर्ड का भी मसला है, और अगर आप सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहते हैं, आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपको कायरोप्रैक्टिक की ज़रूरत है, तो आप हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सलीमुद्दीन से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 4 कायरोप्रैक्टिक हैं जो कि जिनके पास डिग्री है और वो ये इलाज कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल, खुदा हाफिज़।